नमस्कार क्लास 12th के सभी छात्रों को जय हिंद। तो बच्चों आज हम लोग यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, जो कि बच्चों आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चों ये क्वेश्चन पेपर आपका यूपी बोर्ड ने इसलिए जारी किया है ताकि आप लोगों को पता चल सके कि आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप लोगों को किस लेवल के क्वेश्चन की तैयारी करनी चाहिए। तो बच्चों आप सभी लोग आज इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से प्रिपेयर करना है ताकि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सकें। बच्चों हर एक डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं। अगर बच्चों आपका क्वेश्चन पेपर सेम है तो आप कोई बात नहीं, अगर आपके पास कोई दूसरा क्वेश्चन पेपर है तो बच्चों आप हमें अपना क्वेश्चन पेपर इस नंबर पर भेज सकते हैं ताकि हम आपके पेपर का हल करवा सकें और सभी बच्चों के क्वेश्चन पेपर की अच्छे प्रकार से तैयारी हो सके। तो अगर आपके पास कोई दूसरा क्वेश्चन पेपर बच्चों हैं तो बच्चों आप हमें अपना क्वेश्चन पेपर इस नंबर पर भेजेंगे ताकि आप लोगों के एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी हो सके। तो बच्चों सबसे पहले आपको एग्ज़ाम में खंड का देखने को मिलेगा, जहाँ पर बच्चों आप लोगों से बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन प्रारंभ किया था, वो कब किया था? वो बच्चों आपका किया था 1903 ईस्वी में किया था। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर खा है, आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर खा है, कल्प वृक्ष के लेखक कौन है? तो बच्चों कल्प वृक्ष के लेखक आपके वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोदान किस विधा की रचना है? बच्चों गोदान आपकी उपन्यास विधा की रचना है। विद्यानिवास मिश्र निबंधकार हैं, तो ये किस प्रकार के निबंधकार हैं? ये बच्चों आपके मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा, ललित निबंधकार। क्या हो जाएगा? ललित निबंधकार। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, जयशंकर प्रसाद के नाटकों की प्रधानता है। तो बच्चों जयशंकर प्रसाद के जितने भी नाटक हैं बच्चों उसमें इतिहास की कहानियां कुछ ज़्यादा ही बताई गई हैं, तो यहाँ पर आपके ऐतिहासिकता हो जाएगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, पृथ्वीराज रासो पुस्तक के रचनाकार कौन है? वो आपके चंद्रवर दाई हैं। कौन है? चंद्रवर दाई हैं। कबीरदास किस भक्ति काव्यधारा के कवि हैं? बच्चों कबीरदास ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के कवि हैं। कामायनी रचना है, तो बच्चों कामायनी जो रचना है किस काल में लिखी गई है? ये बच्चों आपकी छायावादी काल में लिखी गई। कब लिखी गई है? ये बच्चों आपकी छायावाद काल में लिखी गई है। ठीक है। चांद का मुंह टेढ़ा है रचना किसकी है? ये बच्चों आपकी मुक्ति बोध की रचना है। हिंदी साहित्य के किस काल को श्रृंगार काल कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य के किस काल को यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि श्रृंगार काल कहा जाता है। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा रीतिकाल। क्या होगा? रीतिकाल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। तो बच्चों पहला यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, पाठ के शीर्षक और लेखक का नाम लिखना है, मतलब कि आपको संदर्भ लिखना है। तो ऐसे आपको लिखना होगा, प्रस्तुत दिया गया गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। इसके बाद धरती माता की कोख में क्या भरा पड़ा है? धरती को वसुंधरा क्यों कहते हैं? किसने पृथ्वी को देह को सजाया है? रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो बच्चों ये आपके जो क्वेश्चंस होते हैं ये आपको कभी भी एग्जाम में छोड़कर नहीं आने, आपको अपने लॉजिक के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिख कर आना है। कुछ भी आपको लिखना, पर आपको एग्जाम में कभी भी क्वेश्चंस आपको छोड़कर नहीं आना है। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर अथवा है, बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका अथवा है, अगर आपको वो नहीं आता तो आप ये वाला भी कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको गद्यांश दिया गया है, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का आपको नाम लिखना है। तो आप ऐसे लिखना है, उपयुक्त गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के भाषा और आधुनिकता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक प्रो जी सुंदर रेड्डी जी हैं। ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर आपको लिखना है।
इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। शब्द क्या है, भाषा के लिए उसका क्या महत्व है। नवीन अथवा अनयास शब्दों के आपको विलोम शब्द लिखने। नवीन मतलब होता है नया, तो आपको हो जाएगा पुराना। अनान्यास यास, ठीक है। दुर्लभ और अविकृत शब्दों के यहाँ पर आपको अर्थ लिखने हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। तो ये आपका जो पद्यांश है, इसका आपको सबसे पहले पाठ के शीर्षक और कवि का नाम लिखना है। तो आप ऐसे लिखना है, दिए गए पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के कामानी नामक पाठ से लिया गया, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। कविता में किसके रूप का वर्णन है। बिजली के फूल से क्या तात्पर्य है। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, मतलब कि आपको अपने शब्दों में व्याख्या करके लिखना होता है। उपयुक्त पद्यांश में कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर अथवा, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता तो अथवा वाला भी आप कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, पाठ के शीर्षक एवं कवि का नाम लिखना। तो आप लिखना है, दिया गया पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के अभिनव मनुष्य से लिया गया है, जिसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इसी प्रकार बच्चों आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। आज के मनुष्य ने किस किस विषय पर विजय प्राप्त कर ली है। किसके हुक्म पर पवन का ताप चढ़ता उतरता है। सिंध गिरी और सरिता में कौन लांग सकता है। रेखांकित अंश की यहाँ पर आपको व्याख्या करनी है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का यहाँ पर आपको उल्लेख करना है। अधिकतम शब्द सीमा आपका 80 शब्द है। बच्चों लगभग में आपको 2.5 पेज का यहाँ पर आपको जीवन परिचय लिखना होगा, तभी बच्चों आपको पूरे 5 नंबर मिल पाएंगे। और साथ साथ में आपको जिस भी लेखक का आप जीवन परिचय लिखें, कम से कम उस लेखक की आपको 5 रचनाएं भी लिखनी पड़ेंगी, ताकि यहाँ पर उसको लगे कि आपके पास नॉलेज है। तो आप कम से कम 5 रचनाएं लिखनी है और आपको हेडिंग डालकर यहाँ पर लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर का है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए आपको उनकी रचनाओं का उल्लेख करना है। तो किसी भी एक कवि का यहाँ पर आपको जीवन परिचय लिखना है। 2.5 पेज का जीवन परिचय लिखना है, ताकि बच्चों आपको पूरे 5 नंबर मिल सके। और किसी एक कवि की कम से कम आपको 5 रचनाएं लिखनी ही पड़ेंगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी का आपको उद्देश्य पर प्रकाश डालना है। अथवा में यहाँ पर आपसे कह रहे ध्रुव यात्रा कहानी का आपको सारांश अपने शब्दों में लिखना है। तो यहाँ पर आपको कहानी का सारांश लिखना है। इसके बाद स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक प्रश्न का यहाँ पर आपको उत्तर देना है। अधिकतम शब्द सीमा आपकी 80 शब्द, मतलब कि आपको लगभग में 2 पेज का यहाँ पर आंसर लिखना पड़ेगा। जो भी यहाँ पर आपका खंडकाव्य हो उसी पर आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका खंडखा आता है, जहाँ पर बच्चों आप लोगों से संस्कृत गद्यांश से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको किसी एक संस्कृत का ससंदर्भ सहित आपको हिंदी में अनुवाद करना है। जो भी यहाँ पर आपको आसान लगे वही वाला यहाँ पर आपको एग्जाम में करना है। देखो बच्चों, आपको जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग पेपर आ रहा है। अगर आपने सभी डिस्ट्रिक्ट के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिया तो बच्चों 100% आपका पूरा पेपर आपका एग्जाम में करके आएंगे। तो अगर बच्चों आपके पास कोई दूसरा क्वेश्चन पेपर है तो बच्चों आप हमें इस नंबर पर भेज सकते हैं, ताकि हम आपके पेपर का हल आपके लिए प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित यहाँ पर आपको हिंदी में अनुवाद करना है, ठीक है। इस वाले को बच्चों आपको इम्पोर्टेंट कर लेना है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है, आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का यहाँ पर मुहावरे का अर्थ लिखना है। किसी एक का है तो काफ़ी आसान है। अक्ल पर पर्दा पड़ना, कान भरना, खून खौलना, दाल में काला होना, काफ़ी आसान आप कर सकते हैं। आप पठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। तो जो यहाँ पर आपको गद्यांश दिया जाता है, उसी गद्यांश से संबंधित आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो काफ़ी आसान होता है, आप इनको कर सकते हैं। ये कोई ज़्यादा टफ नहीं होता, बस आपको एग्जाम में
छोड़ कर नहीं आना। जो भी आपको कुछ भी समझ में आए वो आपको लिख कर आना है, लेकिन छोड़ कर नहीं आना, ये आपको बात ध्यान रखनी है। अगर बच्चों आप अथवा वाला करना चाहें तो अथवा वाला भी कर सकते हैं, ये भी काफ़ी आसान है। जो भी आपको यहाँ पर आसान लगे वही वाला आपको एग्ज़ाम में करना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से शब्द युग्मों के सही यहाँ पर अर्थ आपको चयन करके लिखना है। मनोज, मनोयज्ञ तो कामदेव और सुंदर हो जाएगा। स्वर्ण और सवर्ण तो यहाँ पर सोना और यहाँ पर आपकी उच्च जाति हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपके निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के आपको दो सही अर्थ लिखने हैं। तो कर का मतलब सूर हो जाएगा, रस हो जाएगा, निचोड़ हो जाएगा, जड़ का मतलब मूल और मूर्ख हो जाएगा, चपला का मतलब बिजली, चंचल हो जाएगा, मधु का मतलब शहद, मीठा, मदिरा। ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए आपको एक सही शब्द चुनना है। तो यहाँ पर आपका पहला है, जिसका कोई रक्षक ना हो तो आपका हो जाएगा अनाथ, जो नष्ट होने वाला और नश्वर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को आपको शुद्ध करके लिखना है। वह नदी को गया, वह नदी में गया, राजा घोड़े पर सवार हो गया, राजा घोड़े पर सवार हो गए। तो यहाँ पर आपको कोई दो करने, जो भी यहाँ पर आपको आसान लगे वही वाले आपको एग्जाम में करना है। ऐसा एग्जाम में कतई नहीं सोचना है कि मैं हार्ड वाला क्वेश्चन करूँगा तो हमको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। आपको एग्जाम में वही करना है जो आपको सबसे आसान लगे, जिस पर आप बिना सोचे समझे लिख सकें, ताकि आप जल्दी से भी लिख सकें। इसके बाद यहाँ पर आपको रस लिखना था तो काफ़ी आसान होते ही आपके नंबर पक्के नंबर होते हैं। उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार में से आपको लक्षण व एग्जाम्पल सहित लिखना है। दोहा और छोटा छंद को आपको एग्जाम्पल सहित लिखना है। अपना कुटीर उद्योग प्रारंभ करने के लिए, ऋण प्राप्त करने के लिए आपको बैंक अधिकारी को पत्र लिखना है कि हमको लघु उद्योग खोलना है। जो भी आप अपना उद्योग खोलना चाहते हैं उसके लिए आपको बैंक के अधिकारी से ऋण प्राप्त करने के लिए आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। अथवा में यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि अपने गांव अथवा नगर के प्रदूषण को समाप्त करने के लिए अधिकारी को पत्र लिखना। जैसे कि अगर आप नगर से हैं तो आप अपने चेयरमैन को या फिर आप अपने सभासद को यहाँ पर पत्र लिखेंगे। अगर आप गांव से आते हैं तो गांव में आप अपने प्रधान को ही पत्र लिखेंगे। तो ये यहाँ पर आपको बात पता होनी चाहिए। इसके बाद बच्चों आपका लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। बच्चों सबसे पहले आपको निबंध उसी टॉपिक पर लिखना है जिस टॉपिक पर आप एग्ज़ाम में अधिक से अधिक आप हेडिंग बना सकें, वही वाला आपको चूज़ करना है। ठीक है। जैसे कि अगर मैं क्लास 12th में होता तो यहाँ पर मैं सेकेंड वाले को ही चूज़ करता। ये काफ़ी आसान है और मैं इस पर आसानी से लिख भी सकता। जो भी आपको आसान लगे वही करना है। ऐसा नहीं कि मैं आपसे कहूँ यही वाला करना है, कतई नहीं। जो भी आपको सबसे ईजी लगे एग्ज़ाम में, जिस पर आप अधिक से अधिक हेडिंग बना सकें, जल्दी से पेजिंग भर सकें, क्योंकि आपका 9 नंबर क्वेश्चन लगेंगे, आपको 4 से 5 पेज का यहाँ पर आपको निबंध लिखना पड़ेगा, तभी यहाँ पर आपको 9 नंबर मिल पाएंगे। तो 4 से 5 पेज आप तभी भर पाएंगे जब आप अधिक से अधिक हेडिंग का प्रयोग करेंगे। जितनी ज़्यादा हेडिंग होंगी उतनी जल्दी आपकी पेजिंग हो जाएगी। तो ये बातें आपको याद रखनी है। तो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि सभी फ्रेंडों को शेयर कर दें ताकि वो भी बच्चे पढ़ सकें। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो पर।